आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इत्तेहाद को लेकर बदले रुख का मामला दक्कन रियासतों में भी उठने लगा है। हालांकि इत्तेहाद की दो हामी जमातों जेडीएस और टीडीपी ने मोहतात रद्देअमल का इजहार किया है। जहां टीडीपी ने इसे रियासती मामला बताया है और सबको साथ रहने की अपील की, वहीं जेडीएस ने इसे वक्ती मामला बताया है। कर्नाटक सीएम कुमारस्वामी ने कहा है कि अपनी बातों को लेकर ऐसे हालात बनते रहते हैं और 2019 में सभी जमातें एक साथ नजर आएंगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को जब हटाना सभी चाहते हैं तो टकराव जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मायावती का बदला सीन इन द मीडिया सम डिफरेंसेस इज देयर इन रिगार्डिंग अलायंस. Today they have told something, tomorrow something different thing may happen. For that you wait. 2019 election is far away. Before that actually some good development also can be take place. Because JDS is also aligned party with Congress. Yes, At yes. this moment, when it comes to the alliance, Let us see what best way to change the present system in the country scenario, political scenario. What best way we have to move. For that we will try to move forward with some other friends. Let us see. Some friends will do you choose for the? Let us see. Everybody has to contribute for the 2019 parliament election. For that we will try to convince. Any differences is there, for that also we try to convince those friends. Aligning with the Congress. That will continue. और कर्नाटक में रियासती हुकूमत को मजबूत बनाए रखने की कवायद भी अब तेज हो गई है। कुमारस्वामी कैबिनेट की तौसी से पहले कांग्रेस लीडरान की अहम मीटिंग हुई, जिसमें कि तकरीबन सभी कांग्रेस कोटे के वज़रा शामिल हुए। वजीर डीके शिव कुमार के रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग का मकसद इंतखाबात की हिकमत अमली बनाना था। हालांकि सियासी हल्के में कहा जा रहा है कि नए वज़रा के नाम पर गौर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। वाज़ेह है कि इत्तेहादी हुकूमत के अमल में आने के बाद कई सीनियर लीडर नाराज हो गए हैं और ऐसे में सबकी निगाहें 10 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट तौसी पर लगी हुई है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज, बड़ी मुसीबत, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनों को मनाना एक बड़ी मुसीबत है, बड़ा चैलेंज भी है। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಾಮನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಮತ್ತು 3 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಬೇಕು, चीफ मिनिस्टर ड्यूटी। तो कैबिनेट की तौसी से पहले कांग्रेस लीडरान की अहम बैठक कर्नाटक में, जिसमें तकरीबन सभी कांग्रेस कोटे के वज़रा शामिल हुए और वजीर डीके शिव कुमार की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग हुई। इसका मकसद इंतखाबात की हिकमत अमली बताया गया। हालांकि जो चर्चा है वो यह है कि जो गौर खोज किया जा रहा है, आगे किसको कैबिनेट में मौका मिल सकता है, तौसी में मौका मिल सकता है, मकसद वो था। इधर तेलंगाना के निजामाबाद में हुई टीआरएस रैली में कारगुजार सीएम चंद्रशेखर राव ने आंध्र सीएम पर जमकर निशाना साधा। चंद्रबाबू नायडू को रियासत का गद्दार बताते हुए केसीआर ने कहा कि अवाम उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। इस मौके पर राव ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने की भी भरपूर कोशिश की। उन्होंने मुल्क के किसी भी रियासत से ज्यादा बजट देने का दावा करने वाले राव ने तालीमी इदारों का भी जिक्र किया। रैली में पहुंची भारी भीड़ को देखते हुए केसीआर ने बार बार मुसलमानों को मुखातिब किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर मुसलमानों ने अगर साथ दिया तो बचे हुए तमाम काम मुकम्मल किए जाएंगे। इस जमहूरियत में इंतखाबात के वक्त में अवाम ही खुदा होता है। अवाम अगर चाहता है तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच्चाई को अगर अवाम जान सकता है तो कुछ नहीं बिगाड़ते हमारे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे
वो क्षमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। तो इसीलिए अगर आपका ताईद हो, आप लोगों का ताउन हो, आप लोगों का आशीर्वाद हो, जरूर हम आगे बढ़ते रहेंगे, रियासत को और आगे लेके जाएंगे और हमारे माइनॉरिटीज के लिए और अच्छे कार्यक्रम लेंगे। सब मिलकर हिंदू मुसलमान एक जबरदस्त हम काम करते चलेंगे। इस मौके पर केसीआर मुस्लिम तबके से खास अपील करते नजर आए। जो भी हमारे मुसलमान भाई शामिल है, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं आज रियासत के सरकार आपके खिदमत में क्या क्या कर रहा है। हिंदुस्तान में किसी रियासत में भी माइनॉरिटीज के लिए सालाना 2000 करोड़ का बजट कहीं भी दिया नहीं गया। हमारा शकील अहमद साहब, बोधन के एमएलए साहब, हाउस में भी, असेंबली में भी बता चुके हैं, बाहर भी बता चुके हैं। कई किस्म के काम आज हमारे बच्चियों के लिए शादी मुबारक, हमारे बच्चे और ख्वातीन के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल अब आपके इलाके में देख रहे किस अंदाजे में काम चल रहा है। आज कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू जो हमारे गद्दार है उसके साथ मिलके फिर टीआरएस को हराना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस की बस की बात नहीं है। जब तक आपकी दुआएं होंगे, आपके ताईद होंगे, जरूर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट लेते रहेंगे और भी बहुत अच्छे काम आगे हमको करना है। तो टीआरएस लीडर केसीआर की जानिब से चंद्रबाबू नायडू को गद्दार कहने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जमीनी हकीकत जानकर राव रिक्शे वालों वाली जबान बोलने लगे हैं। जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है जो तेलंगाना के, कल निजामाबाद में चंद्रबाबू से अलियंस करने से वो ऐसा दिख रहा है कि वो अछूत है। ये छूत नहीं, अछूत है। अछूत से तुम लोग दोस्ती करते क्या बोल के इतना चीप बात करा। फिर वही अछूत के लोगों को जो तेलंगाना में जब मूवमेंट चलते सोकत तेलंगाना का खिलाफ करे सो वालों को तू मंत्री लिए सोकत, तेरे को वो समझ में नहीं आया। ये चूत है, अछूत है, सिग्गु लेदू, शर्म नहीं है, ये सब क्या बात कर रहा है भाई? तू फ्रस्ट्रेशन में आ गया। जैसा महाकूटमी टीडीपी, कांग्रेस और सीपीआई और जेएसी कोदंडराम का पार्टी जैसा हम मिले, एक यूनिटी पैदा हो गया, अवाम में एक जोश पैदा हो गया। नौजवानों में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उस्मानिया वो काकतिया में नौजवान बच्चे, उनको धोखा दिया। वो धोखे के खिलाफ आज अवाम नौजवान उठ के ठहरे हुए। उसी वजह से तू चमक गया। क्या क्या की बातें कर रहा, तेरा चीफ मिनिस्टर का लेवल से हटके बात कर रहा, जैसा सड़क में रिक्शा वाला बात करे सर का कर रहा। अब तेरा समय आ गया, आने वाले इलेक्शन में बराबर तेरी लोग तेरे को हटाने का काम करेंगे। तो कांग्रेस का भी पलटवार केसीआर के बयान पर। इस बीच मीर मेहंदी अली बाकरी इस वक्त हमारे रिपोर्टर हैदराबाद से हमारे साथ हैं। सियासी बयानबाजियां मीर मेहंदी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, इलेक्शन है, और जहां पर केसीआर ने सीधे तौर पर मुसलमानों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए बड़े वादे किए हैं, बड़ा साथ देने की अपील भी की है, वहीं चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस के इत्तेहाद को घेरा है। आगे और सख्त बयानबाजियां सुनने को मिलेंगी अगर हम बात करते हैं तेलंगाना के इलेक्शंस में। देखिए, तो ये बात एक ओपन है, अपोजिशन तो अपने बयानबाजी ही करेंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए जो केसीआर ने हैदराबाद में, तेलंगाना में जो काम किया है वो उसका कोई सारी नहीं है। लेकिन क्योंकि निजामाबाद इस वक्त केसीआर की बेटी वहां पर एमपी है, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो जी श्रीनिवास हैं टीआरएस के, अभी थोड़ा वो रिबल टाइप चल रहे हैं। उनका बेटा बीजेपी के वहां पर मेयर भी रह चुका है। तो इस वक्त निजामाबाद काफी सबकी नजरों में है। वहां पर मुसलमानों के लिए उन्होंने जो किया अब तक किसी ने नहीं किया जी। यहाँ पर पेंशन दिए गए, शादी स्कीम दी गई है, और यहाँ पर उन लोगों को गाड़ियां दी गई हैं, स्कॉलरशिप दी गई हैं, ओवरसीज के लिए दी गई है।
तो केसीआर लोग बराबर माइनॉरिटीज के फेवर में कई स्कीम्स लॉन्च किए वो लोग, जिसको लेकर वो माइनॉरिटी का अपने आप को सेकुलर बताने के लिए और सेकुलर जमात है उनके बताने के लिए बराबर माइनॉरिटीज के साथ चल रहे हैं। अब बात रही कोदंडराम की, जो केसीआर के काफी करीब माने जाते थे, वो इस वक्त अपनी अलग पार्टी को तेलंगाना जनता समिति जी बिल्कुल, लेकिन केसीआर एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, खासतौर से आंध्र के चीफ मिनिस्टर की, चंद्रबाबू नायडू की, कि ये तेलंगाना के वो गद्दार हैं, तेलंगाना के दुश्मन हैं या तेलंगाना के एंटी हैं। और कांग्रेस ने जब इत्तेहाद किया है चंद्रबाबू नायडू के साथ, तो कहीं ना कहीं उस इमेज को और मजबूत करने के लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्या ये इत्तेहाद नुकसान पहुंचाएगा क्या टीआरएस को? टीआरएस तेलुगुदेशम पार्टी से इत्तेहाद नहीं है, बीजेपी से इत्तेहाद है, मरो अंदरूनी है, क्योंकि जहां पर बीजेपी के एमएलए ठहरे हैं वहां पर अपनी भी एमएलए ठहराएंगे, लेकिन वो डम्मी होंगे। जहां पर सीट की शेयरिंग की बात है वहां बीजेपी और एमआईएम टीआरएस और एमआईएम की जो है गठबंधन जरूर है, लेकिन वहां पर अपने डम्मी कैंडिडेट लोग ठहरा करेंगे। जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट है टीआरएस, वहां पर अपने डम्मी कैंडिडेट ठहरा करेगी, और जहां पर टीआरएस के बीजेपी वहां पर डम्मी कैंडिडेट ठहरा करेगी, जो लोग टैम्परिंग नहीं करेंगे। एक बात ये सही है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी इशू चल रहा था उस वक्त जी, और आज भी वो इशू बाकी है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे जिन्होंने तेलंगाना में अपनी ताकत जोड़ दी थी, वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। यही मुद्दा लेकर कोदंडराम चल रहे हैं। अगर बात सियासी हलचल की करेंगे तो आम आदमी कल बड़े पैमाने पर रैली निकाल रही है, मीटिंग चल रहे हैं, मजलिस मुस्लिमीन कर रही है, बहुजन लेफ्ट फ्रंट कर रही है। हर जमात अपनी अपनी तरफ से सियासत में जोर से जो है कैंपेनिंग शुरू कर चुकी है। आने वाले वक्त में ये जरूर देखना होगा कि कौन तरीके से किस तरीके से लोग फिल्म स्टार्स को उतारेंगे। बॉलीवुड से बात हो रही है, बॉलीवुड से बात हो रही है, आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात है। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति की बड़ी रैली निजामाबाद में, और यहां पर मुसलमानों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए खासतौर से केसीआर ने बड़े वादे किए और साथ देने की अपील भी की। वहीं चंद्रबाबू नायडू पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस टीडीपी इत्तेहाद को लेकर के सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। मारूफ फिल्म अदाकार कमल हासन अब पूरी तरह सियासी मैदान में कूद पड़े हैं और इस कड़ी में वो देही इलाकों में भी हामियों का हौसला बढ़ाते नजर आए। रैली और रोड शो के जरिए कमल हासन रियासत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में है। वाज़ेह रहे कि एआईएडीएमके और डीएमके में जारी तनाज़े के बीच अवाम की नजरें कमल हासन पर टिकी हुई हैं। हालांकि रजनीकांत के सियासत में आने के इम्कानात से सियासी फिजा और गर्म होने की उम्मीद है। ऐसे में कमल हासन के दौरों को बड़ी ही अहमियत दी जाने लगी है। इधर तमिलनाडु में ईसाई मुबल्लिग मोहन सी लजारूस पर हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ है और इस मामले पर सामाजिक कारकुनान और अपोजिशन जमातें रियासती हुकूमत को घेरने में लगी हुई हैं। कमल हसन की जमात एमएनएम का साफ तौर पर कहना है कि रियासती हुकूमत कार्रवाई में भी तफरीक बरत रही है। एक ऐसे वीडियो को लेकर ईसाई मजहबी रहनुमा पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आए दिन ऐसे बयान देने वाले बीजेपी लीडर एच राजा के मामले पर हुकूमत खामोश है। कार्रवाई से नाराज लोगों का कहना है कि अदालत की खिलाफ वर्जी और सहाफियों को लेकर सारी हदें पार करने वाले एच राजा की गिरफ्तारी करने की हिम्मत हुकूमत नहीं जुटा सकी। इस मौके पर इसके लिए उन्हें ओहदा देने के लिए बीजेपी को भी निशाने पर लिया गया है। I don't know the authenticity of the video being spread by the Western groups. I understand it was an in-camera discussion among the Christian pastors. The pastor Monty Lazarus has spoken or not, that and all has to be verified. Before verifying, hastily Tamil Nadu police, especially the Coimbatore police, has taken a complaint from BJP workers. That's what I understand. And they have registered an FIR inciting. See, one gentleman by name H. Raja, he is supposed to be the National Secretary of the ruling central government. See, Prime Minister Modi doesn't allow anybody to speak like this, but his secretary of his party, National Secretary, is saying he is abusing the High Court, he is abusing the government, he is abusing every next person, he is abusing the police officers, he is attacking them verbally. And this man has committed so many wrongs
when it compared to this old video of one Christian pastor, Mohan C. Lazarus, and it is not on an intentional basis, he has said. I understand it is for some internal consumption, it was discussed, but the contents I am not sure. In Tamil Nadu, the Tamil Nadu government as well as the police are selectively targeting people and posting false cases against them. When I say they are selectively targeting people, what I mean to say is that BJP people like H. Raja or BJP supporters like S.V. Shekhar and others, they have spoken in so many words which not only hurt the sentiments of the general community, but it has also, they have also spoken against the establishment. For example, Mr. Raja spoke against the judiciary, he spoke against the police, yet in spite of the fact that so many complaints have been launched against him in various police stations in the state, Mr. Raja is moving freely. He has not been arrested and the law has not taken its own course. Similarly, S.V. Shekhar, he spoke in very derogatory terms against the journalists, especially women journalists. Yet, though cases were foisted against them, no arrest was taken, no arrest took place. Now, to book Mr. Mohan C. Lazarus, a well-known pastor, a person who has considerable respect among the Christian community, is atrocious. इधर सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी इसकी मुखालफत पर उतर आई है। केरल बीजेपी की खवातीन कारकुनान ने तिरुवनंतपुरम में एहतजाज किया। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में मंदिर के अंदर खवातीन को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी ने मांग की है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दी जाए। इस मौके पर रियासती हुकूमत को भी निशाने पर लिया गया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले को हरी झंडी दे दी है। That he will go ahead with complying the judgment of the Honorable Supreme Court in Sabarimala case. But his statement is against the protest that has reached the streets, especially the women of Kerala, saying that the verdict cannot be implemented in Kerala. A chief minister has a right to look into the interests of the people as well. His adamant stand that in this season itself Sabarimala will be open for women who are coming to worship is not acceptable and is challenged as well. Why? Because his statement is that when a Supreme Court verdict comes, there is no other way. But we have seen in many cases. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रुपया कमजोर होने पर हज कमेटी पर भी बड़ा असर पड़ा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एयरलाइंस को चुकाए इजाफी 73 करोड़। जी हां, हज मुकम्मल होने के बावजूद चुकाने पड़े 73 करोड़ इजाफी रुपए। एयरलाइंस हज कमेटी पर ज्यादा पेमेंट का दबाव बना रही थी। हज कमेटी हाजियों से नहीं वसूलेगी ये रकम। हाजियों से रकम वसूलने की खबर गलत साबित हुई। बड़ी खबर इस वक्त जी सलाम पर, आपको एक बार फिर से बता दें, रुपए के कमजोर होने पर हज कमेटी पर बड़ा असर हुआ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एयरलाइंस को इजाफी 73 करोड़ रुपए चुकाए हैं। हज मुकम्मल होने के बावजूद ये 73 करोड़ रुपए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने चुकाए हैं, क्योंकि एयरलाइंस हज कमेटी पर दबाव बना रही थी कि ज्यादा पैसे दिए जाएं, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। इधर हज कमेटी हाजियों से ये पैसा नहीं वसूलेगी। ये बात बहुत गौरतलब है कि हज कमेटी हाजियों से ये पैसे, ये रुपए नहीं वसूलेगी, ये रकम नहीं वसूलेगी। हाजियों से जो रकम वसूलने की खबर आ रही थी वो गलत है। और शोएब रजा हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जी सलाम के जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी शोएब, जानना चाहेंगे इस खबर के बारे में? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये खबर थी कि हाजियों से वसूले जाएंगे पैसे, लेकिन ये नहीं, ये खबर गलत है और अब ये खबर ही मिल रही है कि 73 करोड़ रुपए जो थे वो चुका दिए गए हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि डॉलर क्योंकि लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, और जिस वक्त हज हो रहा था, फ्लाइट आ रही थी सऊदी अरब और जा रही थी, उस वक्त उनका जो रुपये के कमजोर होने का सिलसिला और डॉलर के चढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क किराए में पड़ा। और उसके बाद से ही लगातार ये बात सामने आ रही थी। हज कमेटी पर एक दबाव भी था कि जो एयरलाइंस है हवाई,
जो भी एयरलाइंस है उनको पैसा चुकाया जाए। और अब खबर यही है कि 73 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। बड़ी बात इमरान इसमें यह है कि हज कमेटी को 1 रुपये की मदद सरकार की तरफ से नहीं दी जाती। तो ये जो 73 करोड़ रुपया था, एक तरीके से जो हाजियों की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं हज कमेटी को, उसी का रखा हुआ वो पैसा था। तो यानी कि हाजियों पर ही जो दूसरी सहूलियत पर खर्च हो सकते थे, अब ये रुपये उन्हें वहां चुकाने पड़े हैं हज कमेटी को। इससे यकीनन एक बड़ा एक माली तौर पर एक झटका हज कमेटी के लिए माना जा सकता है। माली झटका जरूर हज कमेटी पर लगा है, लेकिन हाजी साहिबान से वो पैसे नहीं वसूले जाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने तरफ से 73 करोड़ रुपए एयरलाइंस को देगी। देखिए, दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए गए हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं इमरान के जो हाजी हज करके आ चुका हो और उससे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आप कहें कि आप इतने पैसे और जमा कराइए और उनसे आप पैसे निकलवा लें। ये जमीनी तौर पर बहुत मुश्किल है। सरकार की हज कमेटी इस बात को जानती है। तो ऐसे में सारा भार हज कमेटी को झेलना पड़ा है और माली एक तौर पर एक झटका माना जाएगा हज कमेटी के लिए कि डॉलर की जो कीमत है वो लगातार बढ़ रही है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और उसका असर हज कमेटी को बड़े एक 73 करोड़ जैसी बड़ी रकम से वो झटका झेलना पड़ा है। शुक्रिया आपका शोएब रजा इस पूरी जानकारी के लिए दिल्ली से। तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।